नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद बड़ी जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि जब कभी भी विल वसीयत को लेकर कोर्ट के सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस कोर्ट को तमाम चीजें वहां पर देखनी पड़ती है, जैसे कि क्या यह साइन वसीयतकर्ता के ही है, क्या वसीयतकर्ता ने अपनी स्वयं इच्छा से ही इस वसीयत को तैयार किया है, क्या दोनों गवाहों की तरफ से ही साइन किए गए हैं, क्या वसीयतकर्ता के सामने ही गवाहों ने साइन किए थे, यानी कि टेस्टिंग विटनेस ने साइन किए थे। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें वहां पर कोर्ट को एनालाइज करनी पड़ती है। अब जब कभी भी लोगों का विल वसीयत से संबंधित कोई वाद विवाद कोर्ट में चल रहा होता है तो वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि पता नहीं हमारी कंडीशन में क्या होने वाला है। क्या कोर्ट विल को लीगली रूप से एक्सेप्टेड मानेगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद बड़ी जजमेंट आई है, जिसके अंदर दोस्तों यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। यानी कि अब जब कभी भी विल वसीयत को कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो इन्हीं जजमेंट के तहत उस विल वसीयत को जेन्युइन है या नहीं यहां पर एनालाइज किया जाएगा। अब अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन यहां पर बन रही है तो वीडियो के अंदर जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, केवल उन पॉइंट्सों को अपनी विल के साथ आप एनालाइज करके यहीं पर पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी वसीयत को लीगली रूप से एक्सेप्टेड माना जाएगा या कोर्ट उसको आगे चलकर रिजेक्ट करने वाला है। क्योंकि सारी की सारी कंप्लीट ए टू जेड जानकारी इस एक सिंगल वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हो, तो उनको कुछ बेसिक जानकारी क्लियर कर दूं। देखिए, विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो एक व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान ही तैयार करता है, जिसके अंदर वो अपनी चल और अचल संपत्ति, यानी कि उसमें अपनी वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड करके लिखता है कि मेरा देहांत होने के बाद मेरी इस संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, मेरी इन संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होगा। यह सारे दस्तावेजों में यह सारी चीजें मेंशन की जाती है। इसी को विल वसीयत यहां पर कहा जाता है दोस्तों। नाउ, सबसे बेसिक चीज जो लोगों के मन में आती है कि सर हमारी वसीयत तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अब हम क्या करें। देखिए, अगर आप सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें तो इस सेक्शन में बताया गया है उन्हीं सभी दस्तावेजों के बारे में जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता, मतलब ऑप्शन है, अगर आप करवाना चाहें तो करवा ले, अगर रजिस्टर्ड नहीं भी करवाया तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हीं में से एक दस्तावेज होता है हमारा विल और वसीयत, यानी कि विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है। पर अगर आप सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट देखें तो वहां पर फिर भी यह बताया है कि अगर एक विल वसीयत की बात आएगी तो क्या क्या चीज वहां पर देखनी होगी जिसके तहत यह कंसीडर किया जाएगा कि विल वसीयत क्या सही बनी है या फिर नहीं। तो वहां पर भी कुछ बेसिक चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि वसीयतकर्ता ही विल बनाएगा या फिर वसीयतकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्शन देगा जो वसीयतकर्ता के सामने उसकी वसीयत लिख देगा। अब वसीयत को लिख देने के बाद दो गवाहों के साइन होने अनिवार्य है। ध्यान रखें, कई बार एक गवाह रहते हैं, जी नहीं, दो अटेस्टिंग विटनेस के साइन होने अनिवार्य हैं और वो भी वसीयतकर्ता के सामने ही साइन करेंगे। जब यहां पर यह चीज बनकर तैयार होगी वसीयतकर्ता की आंखों के सामने, जब यही कंसीडर किया जाएगा कि हां विल वसीयत बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई है। एक और चीज जो लोगों के मन में अक्सर आती है कि क्या विल वसीयत किसी स्टैम्प पेपर पर ही होनी चाहिए। जी नहीं दोस्तों, विल वसीयत एक कोरे कागज पर भी बनाई जाती है। बस ध्यान देने वाली बात है जो मैंने अभी क्लियर करी कि वसीयतकर्ता और दो गवाहों के साइन होने चाहिए। इतनी चीजों से आप उसको वैलिड ठहरा पाएंगे। नाउ, ये जो मैंने आपको बातें बताई ये ऊपरी ऊपरी तौर पर आई, यानी कि क्या प्रोसेस होता है विल वसीयत को बनाने का। पर
अगर एक विल वसीयत कोर्ट में चैलेंज कर दी जाए, जहां पर तरीके से यहां पर उसको चैलेंज किया गया है, कोई कह रहा है ये तो धोखाधड़ी से बनवाई है, कोई कह रहा है ये फ्रॉडली तरीके से तैयार कराई है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या क्या चीजें देखेगा? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर एक विल वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और अब आपके मन में परेशानी आ रही है कि क्या हमारी वसीयत एक्सेप्ट होगी या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये मैं आज की वीडियो में अब आपको आगे क्लियर करके देने वाला हूं। यहां से अपनी वसीयत के अंदर वो सभी पॉइंट चेक कीजिएगा जो मैं वीडियो में एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल में क्लियर कर दूं कि आखिरकार कौन सी जजमेंट के अंदर ये सभी पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल था हमारा यहां पर मीना प्रधान जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस कमला प्रसाद जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिएगा 3351 और 2014। और सबसे बड़ी बात, डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 21 सितंबर साल 2023, यानी कि दोस्तों मात्र 3 से 4 महीने पुरानी जजमेंट लेकर आया हूं। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो आप जानते होंगे कि इस जजमेंट का रेफरेंस मैं पहले भी दे चुका हूं, पर आज इस जजमेंट को हम डीपली आपको क्लियर करके देने वाले हैं। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पॉइंट सामने रखे जो हमेशा एनालाइज किए जाएंगे अगर एक विल वसीयत को चेक किया जा रहा हो कि क्या उसको वैलिड ठहराया जाए या फिर नहीं। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स आपको क्लियर करके देने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, इस जजमेंट में सबसे पहली चीज कही गई कि अगर कोर्ट के सामने कोई विल वसीयत आएगी तो सबसे पहला पॉइंट देखा जाएगा सिग्नेचर ऑफ टेस्टेटर, यानी कि जो वसीयत करता है क्या उसके ही साइन है, क्या ये तो नहीं किसी ने धोखाधड़ी करके झूठे साइन उसके कर रखे हो। सबसे पहली चीज यही एनालाइज की जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज आएगी अटेस्टेशन बाय विटनेस, यानी कि जो गवाह है, जो दो अटेस्टिंग विटनेस है, क्या वहां पर वसीयत के अंदर उनके साइन है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह भी देखा जाएगा कि जो अटेस्टिंग विटनेस है क्या उन्होंने खुद देखा था कि वसीयत करता है उस वसीयत पर साइन कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा अगर वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो इन्हीं गवाहों से बुलाकर पूछताछ होती है, सेक्शन 69 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो वहां पर यही बोला गया है कि देखिए अटेस्टिंग विटनेस के सामने ही वसीयतकर्ता ने साइन किए हो, यह भी चीज देखी जाएगी। इसके बाद देखा जाता है कि क्या जब वहां पर साइन किए जा रहे थे तो विटनेस खुद भी प्रेजेंट थे, ऐसा तो नहीं वो वहां थे ही नहीं, उन पहले वसीयतकर्ता ने वसीयत पर साइन किए उसके बाद विटनेस को बुलाकर उस वसीयत पर साइन करवा लिए गए, जी नहीं, उन सभी लोगों का वहां पर होना अनिवार्य होता है। अब ये जो मैंने तीनों पॉइंट बताए ये आप सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी देख पाएंगे। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोर्ट कंसीडर करेगा, वो सबसे पहला देखा जाता है कि क्या दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें वहां पर हैं। पहली कि टेस्टेटर ने अपनी स्वयं इच्छा से उस वसीयत को बनाया है। दूसरी, क्या वो उसकी लास्ट वसीयत है, ये तो नहीं इसके बाद कोई और भी वसीयत बना रखी हो। ये चीजें वहां पर कोर्ट को सेटिस्फाई करानी पड़ती हैं और ये चीज सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रूडेंट माइंड का सहारा लेना पड़ता है। प्रूडेंट माइंड का मतलब कि एक समझदार व्यक्ति की तरह कोर्ट को वहां पर सोचना होगा। इसके बाद जो विटनेस है उनको एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट में बुलाकर, यानी कि कम से कम दो गवाहों में से एक गवाह को बुलाया जाएगा, उससे दूसरी पार्टी क्वेश्चन रेज कर सकती है अगर उनके मन में कुछ हो, उसके तहत उस वसीयत को वहां पर कंसीडर किया जाता है। तीसरा, मान लेते हैं अगर यहां पर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, कोर्ट को लग रहा है कि कोई ना कोई यहां पर शक तो पैदा होने वाली बात है, तो जो प्रोपाउंडर ऑफ विल है, यानी कि वो व्यक्ति जो वसीयत को कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहा है, ये उसी की जिम्मेदारी आएगी कि जो जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस वहां पर बन रहे हैं, मतलब कि जो जो चीजें शक की निगाहों से देखी जा रही है वो सारी चीजें वहां पर वो दूर करें। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि ये जब सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने आएंगे तो कोर्ट ने बड़ी ध्यान से बारीकी से विल के जो कंटेंट है उसमें जो बातें लिखी गई हैं, नेचर ऑफ डिस्पोजिशन किस किस तरीके से यानी कि बंटवारा किया है, वसीयतकर्ता ने क्या चीजें दिमाग में रखकर, क्या चीजें ध्यान में रखकर उस वसीयत को तैयार किया है, इस तरीके से जुडिशियल कॉन्साइंस को ध्यान में रखते हुए उस वसीयत को एनालाइज करना है, उसी के बाद ही अपना फैसला देना है। फिफ्थ, मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि यह वसीयत तो फ्रॉड है, धोखे में रखकर बनवाई गई है, फैब्रिकेटेड है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी व्यक्ति ये एलिगेशन लगा रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ गया कि भाई अगर आप कह रहे हैं ना धोखाधड़ी हुई है, आप कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ है, तो आप साबित भी करो। अगर हमें लगेगा कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, हम प्रोपाउंडर से पूछेंगे, उस व्यक्ति से पूछेंगे जो विल प्रेजेंट कर रहा है, पर अगर आपको लग रहा है यहां पर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो फ्रॉड आपको साबित करना है कि कैसे हुआ है। 6 पॉइंट देखिएगा कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस किन्हें किन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है तो कोर्ट शक कर सकता है, पर आखिरकार सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस कौन कौन से होंगे वो आप देख सकते हैं कि जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं वो रेलिवेंट भी होने चाहिए, असल सिचुएशन से डील करने वाले भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति उठ के वहां बोल रहा है कि भाई मेरे तो मन में डाउट आ रहा है इसीलिए सस्पिशियस है, जी नहीं। अगर वसीयत के अंदर कोई ऐसी चीज है जो रियल सिचुएशन से एनालाइज की जा सकती है,
केवल उन्हीं को सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के अंदर काउंट किया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति केवल उठकर यह बोल रहा है कि नहीं मेरे मन में तो डाउट है, यहां पर धोखाधड़ी हुई है, मेरे मन में तो डाउट है वसीयतकर्ता की साइन नहीं है, वो चीज वैलिड नहीं होती। अगर एक वैलिड रीजन है कि देखिए भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, इनमें तो साइन कुछ और है और इसके अंदर कुछ और साइन, या फिर एग्जांपल से समझा दूं, वसीयतकर्ता पहले एक वसीयत बनाकर गया है, बाद में ये बना दी, पहले वसीयत में तो सभी को हिस्सा दिया है, यहां पर केवल एक व्यक्ति को दिया है, जबकि कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसा कैसे यहां पर वसीयतकर्ता एकदम किसी एक व्यक्ति को हिस्सा दे सकता है? इसके अलावा मान लेते हैं वसीयतकर्ता उन दिनों काफी बीमार रहता था, हॉस्पिटलाइज था, इसी बीच एक वसीयत निकाल कर ले आया, किसने वसीयत बनाया, तो कोर्ट कंसीडर कर सकता है जब वो इतना बीमार रहता था तो कैसे हम ये चीज कंसीडर कर ले कि वो इस मानसिक स्थिति में था कि एक वसीयत भी वो बनाकर चला जाए। बेसिकली जो भी पॉइंट कोर्ट के सामने रखे जाएंगे कि इन सभी चीजों से हमें शक हो रहा है इस वसीयत पर, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, वो रियल लाइफ में इमेजिन करने लायक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉइंट आप उठाकर ये बोल दे कि मुझे यहां पर डाउट है, मुझे यहां पर डाउट है। और वो कैसे चीज चेक होगी? पूरी वसीयत को कंटेंट वाइज पढ़ा जाएगा, वसीयत में लिखा गया है, किसी को बाहर किया है तो कारण क्या है, किसी को हिस्सा दिया गया है तो कारण क्या है, और उन चीजों के थ्रू एनालाइज होगा कि क्या रियलिस्टिक लाइफ में भी ऐसा था। अगर एक व्यक्ति को वसीयत में लिखा गया है कि उसने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रखा था, उत्पीड़न कर रखा था, तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा था? ये सारी चीज कोर्ट वहां पर एनालाइज करते हैं, जिसके बाद ये कंसीडर करेंगे कि क्या इस वसीयत को जेन्युइन माना जाएगा या फिर नहीं। इससे बाहर जाकर कोई चीज नहीं होती दोस्तों। यही चीज है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, फ्रॉड वगैरह, क्या वसीयतकर्ता के साइन है, दोनों अटेस्टिंग विटनेस के साइन है, क्या उनके आमने सामने ही वसीयत तैयार हुई है, ये कंप्लीट ए टू जेड चीजें ही वहां पर देखी जाती है, जो आज की वीडियो में मैंने डिस्प्ले पर दिखाकर सरल सी सरल भाषा में आप लोगों को क्लियर करके दी, ताकि आप लोगों को कंप्लीट जानकारी हो जाए। इसके बाद आपको कंप्लीटली तरीके से क्लियर हो जाए कि क्या आपकी वसीयत कोर्ट में एक्सेप्ट होगी या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।